नमस्ते। कभी सोचा है कि बस कुछ ही दशकों में हमारी दुनिया इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे, वैश्वीकरण की कहानी, और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे पूरी तरह से बदल दिया। ये एक ऐसा बदलाव है जिसने ना सिर्फ हमारे बाजारों को बल्कि हमारी जिंदगी को भी एक नया रूप दिया है। तो चलिए सबसे पहले उस जबरदस्त बदलाव को देखते हैं जिसे हम में से कई लोगों ने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। याद है वो जमाना जब भारत की सड़कों पर बस एम्बेसडर और फिएट कारें ही दौड़ती थी? अब आज को देखिए, हमारे सामने दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी की गाड़ियों के इतने सारे मॉडल्स हैं, इतने सारे विकल्प हैं। ये बदलाव सच में कमाल का है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी दुनिया इतनी तेजी से बदली कैसे? कौन सी ताकतें थीं इसके पीछे? और सबसे जरूरी बात, इन बदलावों का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? अच्छा, इस बदलाव को समझने के लिए हमें मिलना होगा इस कहानी के मुख्य किरदारों से, और वो हैं मल्टीनेशनल कंपनियां, जिन्हें हम MNCs भी कहते हैं। अब देखिए, एक MNC सिर्फ वो कंपनी नहीं है जो अपना सामान दुनिया भर में बेचती है। नहीं, ये एक ग्लोबल प्रोड्यूसर है। मतलब ये कंपनी अपने कारखाने और दफ्तर दुनिया में उन जगहों पर खोलती है जहां उसे सस्ता लेबर और दूसरे संसाधन मिले, ताकि लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। एक ग्लोबल प्रोडक्ट बनता कैसे है, जरा इस प्रोसेस को समझिए। डिजाइन हो रहा है अमेरिका में, उसके पार्ट्स बन रहे हैं चीन में, फिर उन पार्ट्स को जोड़ा जा रहा है मेक्सिको और यूरोप में, और अगर कोई दिक्कत आए तो कस्टमर सर्विस के लिए कॉल सेंटर हैं भारत में। ये तो एक तरह का ग्लोबल डांस है। और पता है, इस तरह दुनिया भर में प्रोडक्शन फैलाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक MNC अपनी लागत में सोचिए 50 से 60% तक की जबरदस्त कटौती कर सकती है। जाहिर है, कंपनियों के लिए ये बहुत बड़ा लालच है। तो फिर सवाल ये है कि ये जो ग्लोबल असेंबली लाइन है, ये मुमकिन कैसे हुई? चलिए उन 3 बड़े कारणों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस ग्लोबल मार्केट को बनाया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण, टेक्नोलॉजी। एक तरफ बड़े बड़े कंटेनर जहाजों ने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा बहुत कम कर दिया, तो दूसरी तरफ इंटरनेट ने दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठी टीमों को एक पल में जोड़ दिया। काम करना कितना आसान हो गया। दूसरा कारण था पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव, जिसे उदारीकरण कहते हैं। मतलब 1991 के आसपास भारत जैसी कई सरकारों ने वो रुकावटें हटानी शुरू कर दी जो विदेशी व्यापार और निवेश को रोकती थीं। एक तरह से उन्होंने अपने बाजार के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। और तीसरा हाथ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का। इन्होंने ऐसे नियम कानून बनाए जो देशों को अपने बाजार खुले रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक तरह से कोशिश की गई कि पूरी दुनिया ट्रेड के लिए एक खुला मैदान बन जाए। अब इस नई कनेक्टेड दुनिया ने मौके तो बहुत पैदा किए, लेकिन इसका फायदा सबको बराबर नहीं मिला। कुछ लोग विजेता बने तो कुछ पीछे छूट गए। चलिए देखते हैं कि कौन थे वो विजेता और कौन हार गया। कुछ लोगों के लिए तो ग्लोबलाइजेशन एक सीधी सीधी जीत थी, जैसे कि हम कंज्यूमर्स, हमें बेटर क्वालिटी, कम दाम और ढेरों चॉइस मिली। और टाटा मोटर्स, इन्फोसिस जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों को भी देखिए, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई और खुद ग्लोबल प्लेयर बन गई। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक और कहानी भी है। इस मुकाबले की कीमत कई लोगों को चुकानी पड़ी। चलिए अब सिक्के के उस दूसरे पहलू को भी देखते हैं। रवि जैसे छोटे मैन्युफैक्चरर्स की कहानी को ही लीजिए। जब बाहर से सस्ता माल बाजार में आया तो उनका टिकना मुश्किल हो गया। नतीजा, खिलौने, बैटरी, प्लास्टिक जैसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में ताले लग गए और बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। और मजदूरों पे इसका क्या असर हुआ? सुशीला जैसी कई महिला मजदूरों की पक्की नौकरी चली गई। उनकी जगह मिली कम पैसे वाली, असुरक्षित, टेम्पररी नौकरी, जहां काम के घंटे इतने ज्यादा थे कि पूछिए मत। ये एक कड़वी सच्चाई थी। तो ये जो फायदे और नुकसान का बंटवारा इतना असमान रहा, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये ग्लोबल सिस्टम वाकई सबके लिए बराबर और निष्पक्ष है? चलिए जरा इस खेल के नियमों को ही देख लेते हैं, खासकर उन नियमों को जो WTO जैसी संस्थाएं बनाती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। एक तरफ भारत जैसे विकासशील देशों पर दबाव डाला जाता है कि वो अपने बाजार खोल दे, कोई टैक्स न लगाएं, और दूसरी तरफ अमीर देश अपने किसानों को बचाने के लिए भारी भरकम सब्सिडी देते हैं।
तो ये बराबरी का खेल कहाँ हुआ? इस फर्क को देखिए। अमेरिका में खेती उनकी इकोनॉमी का बस एक छोटा सा हिस्सा है, फिर भी वहाँ के किसानों को सरकार से जबरदस्त सब्सिडी मिलती है, और इसका सीधा नुकसान भारत जैसे देशों के किसानों को होता है, जहाँ करोड़ों लोगों की जिंदगी ही खेती पर टिकी है। तो एक ज्यादा फेयर, एक ज्यादा न्याय संगत ग्लोबलाइजेशन के लिए लड़ाई कई लेवल पर लड़नी होगी। सरकारों को अपने छोटे उत्पादकों और मजदूरों को बचाना होगा, WTO में बेहतर नियमों के लिए मोलभाव करना होगा, और लोगों के विरोध प्रदर्शन भी इसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन तो अब एक सच्चाई है, ये कहीं जाने वाला नहीं। तो असली सवाल ये है कि हम इसे ऐसा कैसे बनाएं कि इसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सबको मिले। ये सबके लिए एक मौका कैसे बने।